आज इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 क्लास 12 फिजिक्स 5521 सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका सेक्शन ए हम आज कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। और क्लास 12 फिजिक्स का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो 20 फरवरी को ये एग्ज़ाम है और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आपने जो डेरिवेशन थ्योरी और फॉर्मूले जो भी आपने याद किए हैं वो सब ज़रूरी है, बट उसके साथ प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ फॉर्मूले याद करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे तो फिर सीबीएसई में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सीबीएसई में स्कोर करने के लिए आपको प्रैक्टिस साथ में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि टू चार्ज हैं माइनस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए एंड बी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। तो ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी और इसके टू वर्टेक्स ए और बी पर हमें दो चार्ज रखना है, माइनस क्यू चार्ज दोनों पर। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि वर्टेक्स ए और इसको मान लेते हैं वर्टेक्स बी और ये हो जाएगा हमारे लिए वर्टेक्स सी। वर्टेक्स ए पर हमें कितना चार्ज रखना है, माइनस क्यू चार्ज रखना है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और डायग्राम बनाते जाओ, सबसे सिंपल तरीका है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का। पूरा क्वेश्चन एक साथ मत पढ़ो, आपको जितना समझ में आ गया वो करो। टू चार्ज हैं माइनस क्यू ईच प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ ए एंड बी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने बस ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी और उसके दो वर्टेक्स पर हमने चार्ज रख दिया माइनस क्यू चार्ज ईच। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो m क्या है, इस ए बी का मिड पॉइंट है। तो ए बी का मिड पॉइंट m यहाँ पे मान लेते हैं अपन, दिस इज मिड पॉइंट m, यानी कि ये पार्ट बराबर हो जाएंगे। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल पॉइंट अलोंग। तो आपको बताना है कि सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ होगा। तो एक काम करते हैं, देखो हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। बस दोनों में फर्क क्या है कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज होता है, और जबकि जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज। तो बस हमें पता है कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किस तरफ बनेगा, टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये वाला चार्ज भी देखो नेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ होगा, टुवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसका डायरेक्शन भी हमें यही लेना है। ये मिल जाएगा डायरेक्शन। सबसे पहले मैंने डायरेक्शन फाइंड किया, अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो कोई भी क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जो चार्ज है, डायरेक्ट साइन क्या बताएगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड सभी सेम होंगी। अगर मान लो साइड को आर मान लेते हैं तो सभी साइड जो है आर के इक्वल हो जाएंगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इस वाले क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलने वाली है। तो मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई। दोनों जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा क्योंकि सेम चार्ज है और सेम डिस्टेंस है। हाँ, डायरेक्शन का फर्क होगा, नेगेटिव चार्ज इधर है तो इसकी इस तरफ डायरेक्शन आएगी, इसका इधर आएगा। हमें देखना है सी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। अब हमें यह पता होना चाहिए वेक्टर से कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं और ये दोनों वेक्टर अगर इक्वल हैं, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल वेक्टर।
जब ये इक्वल वेक्टर होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो बिल्कुल सेंटर से पास होता है। इस बात को याद रखें कि टू वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल सेंटर से पास होता है, मतलब एंगल बाइसेक्टर से पास होता है। तो यहां पर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर से पास होगा। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता तो हम वो भी फाइंड कर लेते, हमारे पास फॉर्मूला होता है। अभी हमें सिर्फ डायरेक्शन निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो डायरेक्शन निकालनी है तो हमें पता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट कहां पे जाएगा, एंगल बाइसेक्टर से। तो ये डायरेक्शन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है, सी एम की डायरेक्शन में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी एम। देखें, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर का। अगर ये डिफरेंट भी होंगे तब भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होता, ये E2 होता, और दोनों के बीच में मान लीजिए थीटा एंगल है, तो टू वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट भी फाइंड कर सकते थे, क्योंकि एंगल कितना बनता, 60 डिग्री। अगर क्वेश्चन कभी वैल्यू वाला आएगा तो वो कर लेना। अभी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन आ गई CM। चलिए तो आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में सिर्फ हमें इसी क्वेश्चन को टारगेट करना है, तो इस तरीके से हमें समझना है, कंसेप्ट सीखने हैं, ताकि इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आए तो हम सॉल्व कर पाए। चलिए ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लें। आपका काम यह है कि नोटबुक पेन साथ में लेके बैठें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। वीडियो को पॉज कर देना और आपका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप साथ में सॉल्व कर रहे हैं और आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। A student has 3 resistance, each resistance are 2 of 10, a resistance of 2 by 3. तो she should connect all 3 resistance in series। ये ऑप्शन बाद में देखेंगे। चलिए, कहानी इतनी है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तो और तीनों का रेजिस्टेंस जो है वो सेम है। तो मान लेते हैं इस तरीके से कि हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस है। तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। हमें एक बात पता होना चाहिए कि अगर हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा आता है। जैसे अगर आप तीनों को सीरीज में लगाते तो इक्विवेलेंट कितना होता, R प्लस R प्लस R, यानी कि 3R। लेकिन हमें इक्विवेलेंट कितना चाहिए, 2/3R चाहिए। ये भी लिख देता हूं मैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कितना चाहिए, 2/3R। ठीक है, ये हमें देखना है। तो किस तरीके से कनेक्शन करें कि हमारा इक्विवेलेंट कितना आ जाए, 2/3R। अगर आप तीनों को सीरीज में लगाते हैं तो फिर आपका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3R। तो आप सीरीज में नहीं लगा सकते। अगर आप तीनों को लगाते पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जब सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो एक रेजिस्टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो R/3 आएगा। तो फिर ये भी नहीं चलेगा, मतलब तीनों को सीरीज में नहीं लगा सकते, तीनों को पैरेलल में नहीं लगा सकते। यानी कि ऑल 3 रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो ये तो गलत हो गया। ऑल 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो ये भी नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब एक काम करते हैं, 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं और तीसरे को लगाते हैं पैरेलल में, मतलब ट्राई करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने ये 2 रेजिस्टेंस लगा दिए। चलो एक काम करते हैं, 2 पैरेलल में लगा लेते हैं पहले, फिर देख लेंगे क्या होगा। तो 2 लगा देते हैं पैरेलल में, और इनके साथ एक लगा लेते हैं अपन सीरीज में। चलिए इस टाइप से करके देखते हैं क्या होता है। देखो, जब ये दोनों पैरेलल में लगाओगे आप, अब रेजिस्टेंस तो सेम है, और जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हम कितना निकाल लेते हैं,
रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं। फिर ये जो आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट वो इसके साथ तो सीरीज में होगा, तो इसको अपन ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे एलसीएम लेकर, तो एलसीएम 2 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आर, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2r, ये कितना हो जाएगा 2r, और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3r/2। चलिए, तो फिर ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए 2/3r चाहिए। तो ये वाला कनेक्शन भी नहीं हो सकता, कौन सा, कि 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल और थर्ड वाला उसके साथ सीरीज में, यानी कि 2 रेजिस्टेंस, ये था 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड देन दिस कॉम्बिनेशन इन सीरीज विद द थर्ड रजिस्टर। तो ये वाला भी आप नहीं कर सकते, इसका आंसर भी देखो 2/3r तो नहीं आएगा। तो फिर क्या करें, फिर एक बचा हुआ है, यही आंसर होगा, लेकिन हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो इसको भी, तो इसको हटा देता हूं मैं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा बना के। अब ये बचा है 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो एक काम करते हैं 2 रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, और तीसरा वाला जो है वो इन दोनों के साथ लगा लेते हैं पैरेलल में, ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब आप देखो तो ये R है, ये भी R है, और ये रेजिस्टेंस R। चलिए क्या करें, तो इन दोनों को सीरीज में रखा है, तो R + R कितना हो जाएगा 2R। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R। अब इस 2R को R के साथ हम किस में रखेंगे, पैरेलल में। तो 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है अपन को, क्या होता है R1R2/R1 + R2। इस फॉर्मूले का यूज करें और इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। चलिए फॉर्मूला आपके सामने है, तो इस फॉर्मूले का यूज करें और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके देखते हैं। तो R1 R2 पैरेलल में तो कितना है 2R, तो R1 की जगह हम रख लेते हैं 2R, और सेकंड रेजिस्टेंस R, तो 2R × R अपॉन में क्या करेंगे 2R + R। चलिए ऊपर हो जाएगा R × R यानी कि R², और 2R + R करोगे ये कितना आ जाएगा 3R, एक R से स्क्वायर काट देना तो आपको आंसर मिल जाएगा 2R/3। तो जो इक्विवेलेंट है वो कितना लाना था 2R/3। तो ऐसा कब हो सकता है, ये वाला आंसर सही है कि 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड देन दिस कॉम्बिनेशन इन पैरेलल विद द थर्ड रजिस्टर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट 1 एम्पियर करंट इन x डायरेक्शन और लाइज सिमेट्रिकली एट ओरिजिन। चलिए, तो जैसा क्वेश्चन है पहले डायग्राम बनाओ तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं इस तरीके से। अब इसमें 1 सेंटीमीटर का हमें लेना है स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ द कंडक्टर्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और करंट किसमें x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और लाइज सिमेट्रिकली एट द ओरिजिन। तो जो 1 सेंटीमीटर वाला सेगमेंट है वो सिमेट्रिकल है। तो एक काम करते हैं अपन, मैं इसको व्हाइट से बना देता हूं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, चलिए अब देखो चलो इसमें हम बना लेते हैं 1 सेंटीमीटर का सेगमेंट और सिमेट्रिकली एट द ओरिजिन, ये मान लो आप। चलिए ये मान लो, और ठीक दिखेगा ये रेड कलर। तो ये हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्ट्रेट सेगमेंट। तो सिंपल लिखते चलते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो लेंथ यानी कि DL, तो DL हमारे पास कितना है 1 सेंटीमीटर, और
करंट किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो ये एक्स डायरेक्शन में आपको करंट लेना है। तो इस डायरेक्शन में करंट मिल जाएगा, करंट हमारे पास है 1 एम्पियर का। जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में हम डीएल वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं। तो डीएल वेक्टर किस डायरेक्शन में हम लेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि आप इसमें आई कैप लगा सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करूंगा मैं तो डायरेक्ट आंसर आएगा, कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। और 1 सेंटीमीटर अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू दी पावर -2 से, तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा। चलिए, डीएल वेक्टर करंट हमारे पास दे ही रखा है, 1 एम्पियर का करंट है। पूरा क्वेश्चन ऐसा यूनिट में सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम एट पॉइंट 110। चलिए, तो मान लो कि एक पॉइंट है जो 1,1,0, तो यहां पर मान लेते हैं वो पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 1,1,0, ठीक है। इस पॉइंट को P मान लेते हैं, ये ओरिजिन O हो जाएगा, और ये डिस्टेंस को मैंने R मान लिया है। तो मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है, R वेक्टर फाइंड करना है। R वेक्टर यानी डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस निकालना हमें आता है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0। हम निकालेंगे OP वेक्टर, क्योंकि OP वेक्टर को ही हमने R वेक्टर माना है। तो कैसे निकालते हैं, वेक्टर सबको आना चाहिए, फिजिक्स अगर आप कर रहे हैं तो बिना वेक्टर के फिजिक्स नहीं हो सकती। चलिए, तो x कोऑर्डिनेट में इसको माइनस करो तो 1 - 0 यानी कि 1, तो 1 आई कैप, हालांकि 1 ना लिखेंगे तब भी ठीक है। y में से y माइनस करते हैं तो 1 - 0, तो ये हो जाएगा 1 j कैप, और फिर 0 - 0 यानी कि 0 k कैप। तो 0 k कैप मैं समझा देता हूं, बाकी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको आई कैप प्लस जे कैप, ये आपको मिल जाएगा आर वेक्टर। चलिए, आर वेक्टर भी आ गया। हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी मान लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, तो इसके लिए आप याद करें बायो-सेवर्ट्स लॉ। क्या फॉर्मूला होता है, μ0/4π, वेक्टर फॉर्म में बताना है, तो आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। तो बस आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करें, रख देते हैं वैल्यू। μ0/4π की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर -7। चलिए, करंट हमें कितना दिया है 1 एम्पियर, रख लो। डीएल वेक्टर, तो डीएल वेक्टर कितना रखेंगे, तो डीएल वेक्टर को रखेंगे 10 टू दी पावर -2 आई कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करना है आर वेक्टर से, तो आर वेक्टर कितना रखोगे, तो आर वेक्टर हम रखेंगे आई कैप प्लस जे कैप। सिंपल, आपको वैल्यू रख देना है, वेक्टर से डरना नहीं है। वेक्टर समझ गए तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को बिना वेक्टर के भी कर सकते थे, बट बिना वेक्टर के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, एंगल फाइंड करो तो वो थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए वेक्टर सीख लो आप। अपॉन में आर क्यूब, अब ये आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वेक्टर फॉर्म तो मैंने लिख दिया, आर वेक्टर ये रहा। मैग्नीट्यूड निकालना आता है, चलिए मैग्नीट्यूड में यहां लिख देता हूं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिसको मैं क्या मान रहा हूं आर। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है रूट आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, आई के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो जे के साथ भी 1 है, और के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो के साथ तो 0 है, कुछ नहीं है मतलब 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 यानी कि √2, तो यहां पर √2 की पावर 3 आ जाएगा। तो r की पावर 3 करना था, मतलब √2 की पावर आप कर देंगे इसमें 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, और एक बात और बता देता हूं कि एक साइक्लिक ऑर्डर में क्रॉस कैसे करते हैं। देखो आई, जे और के, जब आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर के कैप आता है इस ऑर्डर में, जे क्रॉस के करते हैं तो आंसर आई आता है, और जब के क्रॉस आई करते हैं तो आंसर जे आता है। लेकिन उल्टा करोगे, जैसे जे क्रॉस आई उल्टे चलेंगे तो आंसर माइनस का के कैप आएगा। के क्रॉस जे करोगे रिवर्स में चलेंगे तो आंसर माइनस के आते हैं, माइनस का आई कैप आता है।
अभी इसको हम एक काम करके लिख लेते हैं सॉल्व करके। तो क्या बचा है 1, ठीक है। 10 की पावर -7 -2 कितना हो गया 10 टू दी पावर -9। और आई क्रॉस अंदर भेज के क्रॉस करवाइए, तो आई क्रॉस आई करते हैं तो आंसर आता है कितना 0। और जब आई क्रॉस जे करेंगे तो देखो आई क्रॉस जे में आंसर कितना आएगा के कैप, ये आ जाएगा के कैप। और √2 की पावर 3 मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 3 बार लिखेंगे, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 और एक √2 ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो आंसर हमें मिल गया होगा। अब ये आंसर मैच करवा लेंगे अपन, क्योंकि आंसर किस तरीके से लिख रहे हैं वो। चलिए 10 टू दी पावर, चलो ये आंसर -10 पावर में ले जाके लिख रहे हैं तो अपन वो भी लिख सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे मान लो 10 का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर कर दिया और 10 का नीचे कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा 2 से अपन 10 को काट देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/√2 बचेगा, कितना बचेगा 5/√2। और 10 टू दी पावर ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो -9 और -1 को हम क्या लिख सकते हैं -10, तो 10 की पावर -10। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला। तो ये आंसर मिल जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन है 5/√2 10 टू दी पावर -10। अच्छा ये डायरेक्शन क्या आ रही थी के कैप, डायरेक्शन लिखना जरूरी है तो यहां पर आप लिख देंगे के कैप, ठीक है, ये मिल जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। तो 5/√2 10 की पावर -10 के कैप। हमने सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं किया, हमने इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखा। तो सीखने वाली बातें समझो आप। तो पहली बात तो आपने वायो-सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला सीखा कि वेक्टर फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर आपको वेक्टर मैंने सिखाया कि जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं तो आप वेक्टर किस तरीके से निकालते हैं, तो मैंने आर वेक्टर फाइंड करना सिखाया। फिर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं तुमने वो भी सीखा, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है वेक्टर का। फिर क्रॉस कैसे करते हैं, तो देखो यहां पे मैंने आपको क्रॉस करके दिखाया कि डीएल क्रॉस आर, तो डीएल रख दिया आर रख दिया, दोनों का क्रॉस सीखा। तो क्रॉस करने का तरीका देखो ये है, इस तरीके से क्रॉस करते हैं। जब सेम वेक्टर से क्रॉस करोगे तो आंसर 0 आता है। तो मैंने जब आई कैप क्रॉस आई कैप किया तो 0 आ गया, और जब आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो फिर आंसर के कैप आएगा। कब माइनस का आता है कब प्लस का आता है, तो ये आप देख लें। ये अपना क्वेश्चन 3rd हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 3rd क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लें आप। वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। बस यही करना है आपको। नोटबुक पेन लेके बैठिए, सिर्फ लेक्चर नहीं देखना है हमें। अब देखिए, देखो पढ़ाई जो है वो नोटबुक और पेन के बिना नहीं होती है। खासकर अपने जो सब्जेक्ट हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अकाउंट, तो उनमें आपको नोटबुक पेन लेके ही पढ़ाई करनी है। बिना नोटबुक पेन के थ्योरी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, या फिर मूवी देखते हैं तो वो देख सकते हैं पर बिना नोटबुक पेन के। लेकिन पढ़ाई के लिए तो नोटबुक पेन हाथ में होना जरूरी है। सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे। तो कॉन्फिडेंस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम में जाके आप भूल जाओगे। इसलिए क्वेश्चन भले ही कम हो लेकिन खुद से करो, प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सिर्फ लेक्चर देख लोगे और आपने 8-10 पेपर देख लिए तो ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले ही आपने 5 पेपर सॉल्व किए लेकिन खुद से सॉल्व किए तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर अलोंग द एक्सेस ऑफ द डाइपोल। तो आप तो इतना ध्यान रखो, ये जो डाइपोल की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़ रखा है तो बस इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही समझें। दोनों के फॉर्मूले सिमिलर हैं। मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला बता देता हूं, यहां बता देते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला,
जैसे कि माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बनता था इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल सेंटर ऑफ द डाइपोल, और इसकी एक्सेस पर हम कोई पॉइंट लेते थे, जितनी भी डिस्टेंस मानना है, आर डिस्टेंस मान लो, चलो क्वेश्चन आर में दिया है तो हम एक्स भी मान सकते थे, तो आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है एक्सेस पर, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ रहा था कि 2kp/r³। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, और इसमें जो P है वो कितना होता था, डाइपोल मूवमेंट, यानी Q × 2L। जब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला आता है तो मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला भी आ जाएगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, यहां पर चार्ज की जगह पर पोल स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है, इक्वल अपोजिट पोल, और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं यहां भी 2L मानता हूं। फिर यहां पर एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है m वेक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। और फिर हम इसकी एक्सेस पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो एनी पॉइंट P, यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे या मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से डिस्टेंस वही मान लेते हैं r, तो r डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखो फॉर्मूला वही है, जैसे यहां पे क्या हो रहा था 2kp/r³, तो यहां भी आपको वही लिखना है 2k, बस p की जगह क्या आ जाएगा m, वहां पे p क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और m होता है यहां पर कैपिटल M क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, तो हम क्या रखेंगे कैपिटल M, तो 2km/r³। अच्छा एक बात और है, यहां पर जो k था वो था 1/4πε0, जबकि इसमें k क्या होता है, तो यहां पर जो हम k यूज करते हैं वो k होता है μ0/4π। तो बस ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम है, वैल्यू रख देते हैं। तो 2 × k की जगह कितना लिखोगे, μ0/4π, और ये हो जाएगा आपका m कैपिटल और अपॉन में r³, तो ये मिल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन का भी बता देता हूं कि इसका जो डायरेक्शन होता था वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी किस तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। तो ऐसे यहां पर डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में ही आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। इसमें डायरेक्शन, तो देखो डायरेक्शन अगर कभी पूछ ले कोई, तो ये जो है नॉर्थ पोल मान लेते हैं, इसको साउथ पोल मान लेते हैं, और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर चलती हैं नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर चलती हैं साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है, साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है। तो बस यही डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक मूवमेंट का होता है, और यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होता है, इस बात को याद रखें। तो आंसर मिल गया होगा, चलिए क्या आंसर आएगा, तो ये है μ0/4π 2m/r³, μ0/4π 2m/r³, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अच्छा ये तो नहीं होगा, m/r³ नहीं होगा, 2 आएगा इसमें, और ये देखो अपॉन में 2 नहीं चलेगा, और यहां पर r² है तो ये भी नहीं चलेगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से चीजों को लिंक करके रखें, बाकी सब ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फिगर X इज अ कॉइल बाउंड ओवर द होलो वुडन पाइप। क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, डायग्राम क्या बोलना चाह रहा है। डायग्राम को समझिए, इसमें ये जो वायर देखो ऊपर जा रहा है, फिर आपको दिखाई नहीं दे रहा, और फिर ये वायर जो है आगे आ रहा है, हमें इसको समझना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए, इस तरफ देखते हैं, यहाँ ये वाला देख लो, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। जो वायर आपको दिख रहा है यहाँ पर कॉइल में, यानी वो आपकी तरफ है, और इसके पीछे वाला एंड हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब वो पीछे है, वो आपको नहीं दिख रहा है। तो यहां पर आप देख के चलिएगा कि ये जो अगर मान लो करंट
इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो आपको वायर चेक कर लेना है कि वायर बाहर दिख रहा है, मतलब ये सामने वाला पार्ट है। जो वायर नहीं दिख रहा है वो पीछे वाला है। जैसे यहां से वायर गया लेकिन नहीं दिखा, मतलब पीछे की तरफ था, फिर ये घूमकर इधर आएगा आगे की तरफ, फिर पीछे चला जाएगा वो नहीं दिखेगा, वापस घूमकर आएगा वो दिखेगा। तो ये डायग्राम समझना, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। देखो अब इसमें लिखा है कि द परमानेंट मैग्नेट इज पुश at constant speed v from the right into the pipe and it come out at the left end of the pipe। यानी कि जो मैग्नेट है उसको इस तरीके से अंदर भेजा है, जिसका नॉर्थ पोल अंदर की तरफ जा रहा था और इसको बाहर निकाल लिया इस तरीके से। आप जरा सोचिए, डायरेक्शन ऑफ हमें इंड्यूस करंट निकालना है इसमें, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेंस लॉ को याद रखिएगा। जब यहां पर इसका नॉर्थ पोल इस तरफ जा रहा होगा तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग वो इसको अपोज कर रहा होगा, तो कॉइल क्या करता है, अपोज करता है, तो इंड्यूस करंट इसको अपोज करेगा। यानी कि वो नहीं चाहेगा कि नॉर्थ इसकी तरफ आए, क्योंकि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है तो उसको रोकना चाहेगा। और ये कब रोकेगा, ये तब रोकेगा जब यहाँ पर ये कॉइल क्या बना देगी, नॉर्थ एंड बना देगी। तो नॉर्थ नॉल क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो ये नॉर्थ बनेगा तो इस तरफ क्या बनेगा, साउथ बनेगा। तो ये बात समझ में आ गई। एंट्री के टाइम पर कॉइल में क्या बनेगा, नॉर्थ और ये साउथ। अभी मैंने समझाया था मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरफ होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। तो ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो किस तरफ होगा, साउथ टू नॉर्थ। ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की। अब आप यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब किस डायरेक्शन में रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो आपका थंब इस तरफ रख लो। अब आपके राइट हैंड का थंब आप रख के देखिए इस तरफ, तो आपकी जो फिंगर हैं वो कैसे कर्ल हो रही हैं, तो फिंगर आपको बताएंगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो जैसे कॉइल के ऊपर, कॉइल को जैसे आपने पकड़ लिया राइट हैंड के थंब से, राइट हैंड से पकड़ लेंगे, थंब रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, तो फिंगर देखो इस तरीके से बंद होंगी, तो ये अपनी साइड वाला जो एंड है उसमें इस तरफ फिंगर आएंगी, यानी कि ये डायरेक्शन किसकी होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। ठीक है, अभी इसमें वीडियो लेक्चर मैंने ऑन नहीं किया है, मेरा जो ड्रॉइड कैम था उसको ऑन नहीं किया है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। आप समझ जाएं कि यहां पर जब आपको राइट हैंड का थंब इस तरफ रखना है, उसको पकड़ोगे तो आपकी जो फिंगर है वो बाहर की तरफ यानी इस तरफ होंगी, और ये मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो करंट ऐसे जाएगा और ये किस तरफ जाएगा, जेड से वाई की डायरेक्शन में। तो जब ये कॉइल एंटर होता है तो करंट कैसे जाता है, जेड से वाई की डायरेक्शन में। तो यही पूछा था क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मैग्नेट द करंट इन द वायर वाई जेड विल बी फ्रॉम। तो एंट्री के टाइम पे क्या डायरेक्शन होगी, ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे आएगा यानी जेड से वाई। तो ये लिखा है वाई टू जेड, तो ये तो गलत हो गया एंट्री के टाइम पर। जेड टू वाई, तो जेड टू वाई ठीक है, ये वाला सही है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा लीप करते टाइम क्या होगी। तो देखो लीप करते टाइम इसका उल्टा होता है, तो ये भी याद रखें, लीप जब करेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगी। क्यों बदलेगी, देखो जब ये मैग्नेट इस तरफ जाएगी तो ये मान लो मैग्नेट, तो मैग्नेट का देखो नॉर्थ एंड बाहर जाएगा और साउथ इधर आएगा। ठीक है, ये साउथ एंड, थोड़ा बड़ी साइज का मैग्नेट बना लेते हैं। तो ये नॉर्थ बाहर निकलेगा, साउथ इधर होगा। जब ये साउथ वाला एंड दूर जा रहा होगा तो ये इंड्यूस करंट क्या चाहेगा कि साउथ दूर ना जाए, तो वो उसको साउथ को पास रखना चाहेगा। तो उसके लिए कॉइल के अंदर यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल होगा, जबकि इस तरफ फिर क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो इस वजह से आप देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट बदल जाएगी, फिर डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ। फिर आपका थंब इस तरफ रखना पड़ेगा आपको, फिंगर आप कर्ल करेंगे तो फिर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट में आ जाएगी, यानी डायरेक्शन फिर वाई टू जेड हो जाएगा। यानी कि जेड टू वाई में एंटर होते टाइम और लीप करते टाइम वाई टू जेड, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ये क्या बोल रहा है देखो, वाई टू जेड, तो हो ही नहीं सकता, एंट्री वाला जेड टू वाई है और देन जेड टू वाई, क्या सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा सेम,
क्योंकि आप देखो एंट्री करते टाइम डायपोल मूवमेंट इस तरफ था और लीप करते टाइम डायरेक्शन मूवमेंट इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एंट्री वाला हो गया, ठीक है ना। तो एंट्री करते टाइम और एग्जिट वाले टाइम पर ये होगा, तो एग्जिट के टाइम पर ये होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट बदल रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी बदलेगा। तो आपका जो ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट I in a inductor is observed to vary with time as shown in the graph। ये अल्टरनेटिंग करंट जो है वो चेंज हो रहा है इंडक्टर के अंदर। अच्छा एक काम करते हैं, हमें करंट किस तरीके से चेंज हो रहा है दे रखा है। हमें एक बात पता है कि जब इंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फैराडे के लॉ से ईएमएफ कितना होता है डी फाई बाई डी टी, लेकिन फ्लक्स को एल आई लिखा जा सकता है इंडक्टर में, तो डी वाई डी टी इक्वल टू एल आई। अब इसमें एल कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, तो अंदर क्या बचेगा देखो डी आई बाई डी टी, क्या आएगा डी आई बाई डी टी। ये वाला फॉर्मूला देख लो। हम इससे ये बता सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव फॉर्म ऑफ द वोल्टेज। तो वोल्टेज मतलब ईएमएफ, तो वोल्टेज का ग्राफ कौन सा होगा। तो वोल्टेज जो है किस पे डिपेंड कर रहा है देखो, तो एल तो कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है डी आई वाई डी टी पर। किस पे डिपेंड करता है डी आई वाई डी टी पर। अब देखो जैसे डी आई वाई डी टी होगा उसी टाइप का आपको ईएमएफ मिलेगा, यानी करंट किस तरीके से चेंज होता है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो करंट चेंज हो रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, मतलब यहां पर डी आई वाई डी टी कैसा है कांस्टेंट, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो आपको क्या देगा डी आई वाई डी टी देगा। क्योंकि स्लोप क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आपको स्लोप निकालना है, ग्राफ रीड करना देखो आना चाहिए आपको, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस में क्या है टाइम, तो करंट अपॉन टाइम या डी आई बाई डी टी ये आपको देता है क्या स्लोप। तो स्लोप एक्चुअली हमें क्या दे रहा है डी आई बाई डी टी दे रहा है, और इसमें देखो एंगल कांस्टेंट है, स्लोप मतलब होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है कांस्टेंट, मतलब स्लोप क्या है कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट है। अब स्लोप कांस्टेंट है तो अब डी आई बाई डी टी कांस्टेंट हो गया, सीधी बात है कि डी आई बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पर, टेन थीटा कॉन्स्टेंट, यानी कि डी आई बाई डी टी क्या हो गया कॉन्स्टेंट। तो यहां से अब जब ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट तो फिर ईएमएफ भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो यहां से यहां तक आप देखेंगे तो ईएमएफ कैसा मिलेगा कांस्टेंट मिलेगा। अब ग्राफ में देख लेते हैं, ऑप्शन में देखो क्या ईएमएफ कांस्टेंट है, नहीं ईएमएफ तो इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या करना है ईएमएफ कांस्टेंट होना चाहिए। तो ईएमएफ क्या होना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि डी आई बाई डी टी जो है वो कांस्टेंट है। क्या ये कांस्टेंट है वोल्टेज, तो ये भी चेंज हो रहा है। अच्छा ये वाला ये भी चेंज हो रहा है, हाँ ये कांस्टेंट है, देखो यहां से t/2 तक टाइम तक ये कांस्टेंट रहेगा। फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट हाफ में क्या होता है कि ये कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहां पर एंगल एक्यूट था लेकिन यहां पर एंगल कैसा हो गया ऑब्ट्यूज, यानी कि स्लोप कैसा हो गया नेगेटिव। इसका स्लोप पॉजिटिव है और उसका स्लोप नेगेटिव है, तो यहां पर स्लोप कैसा है पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज एंगल में स्लोप कैसा होता है नेगेटिव, तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए समझ आया किस तरीके से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का, सबको आना चाहिए। नोटबुक पेन निकाल लिया होगा आपने, क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, वीडियो पॉज कर दें और आपका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें और फिर अपना वीडियो आगे स्टार्ट करके आंसर मैच करें। ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एसी सोर्स। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो आपने कनेक्ट किया था
यानी कि इनपुट वोल्टेज जो आपको दे रखा है वो 200 वोल्ट का है। ट्रांसफॉर्मर सप्लाई 3000 वोल्ट, तो ये जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, या आईपी लिख सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल भी आप लिख सकते हो इनपुट आउटपुट की जगह, कि प्राइमरी कॉइल का ये है और ये सेकेंडरी कॉइल का है, तो सेकेंडरी कॉइल का कितना है 3000। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 450, तो प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स हैं यानी कि एनपी कितने हैं 450, इससे क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाता है। और देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल यानी कि आपको एनएस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, हमने पढ़ा है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, क्या पढ़ा है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू पोटेंशियल इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन पोटेंशियल इन प्राइमरी कॉइल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हालांकि इसमें एक ये भी रहता है कि जरूरत पड़ जाए कभी तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल आएगा और नीचे आएगा इसमें सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि एनएस ऊपर था तो आईएस नीचे होगा, वीएस ऊपर है तो आईएस नीचे होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज कर लेना है। अभी क्वेश्चन में करंट की बात नहीं कर रहे, जब करंट की बात करेंगे तो करंट वाली टर्म का भी यूज होगा। तो अभी तो बस हमें यहाँ वैल्यू रख लेना है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। चलो तो एनएस रख दो, कितना है एनएस फाइंड करना है, ठीक है। एनपी रख दो, कितना है हमारे पास, एनपी है 450। वीएस देख लेते हैं कितना है 3000, और ऐसे वीपी फाइंड कर लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 200, ठीक है। इनको सॉल्व कर देते हैं, तो एनएस इक्वल टू, चलो इनको काटा पीटी एक साथ कर लेंगे हम, 450 को ऊपर ले चलते हैं, ठीक है 450। अब देखिए डबल जीरो कैंसिल कर देना, 2 से काट देंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 का मल्टीप्लाई कर देना इसमें, चलो कैरी 7 आ जाएगी, 60 और 7 ये हो गया 67, यानी कि 6750, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। तो हमने ये एनएस फाइंड कर लिया, देख लें तो एनएस इक्वल टू कितना हो गया 6750, ठीक है। देखें तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सभी को आता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सॉल्व कर लें, आंसर बताएं क्या लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, कोई भी स्टैटिक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है। सबको पता है कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये क्या है कंजर्वेटिव फील्ड है। और कंजर्वेटिव फील्ड में का मतलब होता है कि वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ऐसी फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव होगा, तो नॉन कंजर्वेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही काट दो आप। अब आगे बोल रहा है कि इसकी जो फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, तो सही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, तो फिर ये गलत है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कंजर्वेटिव भी होते हैं और फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो बस सिंपल क्वेश्चन था, अगला देखते हैं। चलो इसमें लिखा है टब इज फिल्ड विथ ट्रांसपेरेंट लिक्विड टू हाइट 30 सेंटीमीटर और apparent depth of a coin laying at the bottom of the tub is formed 16 सेंटीमीटर। मतलब देखो सिंपल सी बात है, ये मान लो इसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल कर देते हैं,
चलिए अब देखते हैं इसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल कर दिए, चलो यहां तक फिल कर देते हैं। तो इसकी जो डेप्थ है, हाइट मतलब कितनी दे रखी है आपको, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और एक कॉइन है बॉटम में रखा हुआ है, लेकिन ये इसकी एपरेंट डेप्थ हमें कितने पे दिखाई दे रहा है, 16 सेंटीमीटर पे, द एपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन। तो कॉइन रियल में यहां पर है, लेकिन इसकी इमेज ऊपर बन रही होगी। जब इसकी इमेज ऊपर बनती है तो फिर ये जो डेप्थ है वो कितना दिया है आपको, 16 सेंटीमीटर। तो ये रियल डेप्थ है और ये एपरेंट डेप्थ है। स्पीड ऑफ द लाइट इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर स्पीड निकालनी है, चलो निकाल लेंगे। उसके लिए पहले हम लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। तो क्वेश्चन जो है उसमें लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद एपरेंट डेप्थ, चलिए तो एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ रख दो, कितना है 30, एपरेंट डेप्थ है 16। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए 2 से कैंसिल करेंगे 15 आ जाएगा, यहां करेंगे तो 8 आ जाएगा, 15/8 ये मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C/V। तो यहां पे एक काम करता हूं, मैं C/V लगा देता हूं। तो कितना आ जाएगा 15/8। इसको और सॉल्व मत करो, हमें V फाइंड करना है। V मतलब इस लिक्विड में कितनी स्पीड है, और C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। चलिए ठीक है, तो फिर इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन आपके सामने है, इसको सॉल्व कर लो और V फाइंड कर लें इसमें। तो V फाइंड करने के लिए C की वैल्यू रख लेते हैं। तो C हमारे पास कितना होता है, 3 × 10⁸। ये 8 को इधर ले आना तो ये ऊपर आ जाएगा, 15 को नीचे ले जाना, 15 डिवाइड में चला जाएगा, और ये भी इधर आ जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 से कैंसिल कर दो, ठीक है 5 टाइम में, और 5 से 8 को डिवाइड कर देते हैं। चलिए 5 बन जा 5, चलो 3 बचेगा, पॉइंट लगा लो, 30 हो गया, 6 टाइम में आ जाएगा। तो जो V मिलेगा वो कितना आ जाएगा, 1.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो यही फाइंड करना था। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है देख लें, 1.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए। Atomic spectral emission lines of hydrogen atom are incident on a zinc surface। ये वाला क्वेश्चन कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। The line which can emit photoelectrons from the surface are member of। चलिए क्वेश्चन ये बोल रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक जिंक मेटल है, और जिंक मेटल के ऊपर कुछ रेडिएशंस फॉल करते हैं, ठीक है। ये मेटल कौन सा है, जिंक। तो जब रेडिएशंस फॉल करते हैं तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएंगे, जब इन रेडिएशन के पास सफिशिएंट एनर्जी हो, मतलब एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। और जिंक मेटल का जो वर्क फंक्शन है उसको मैं फाई मान लेता हूं, इसका वर्क फंक्शन कितना है, फाई। तो रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके जो है इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ पाएंगे। तो क्वेश्चन वही है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रल इमिशन लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट ऑन द जिंक सरफेस।
द लाइन विच कैन इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सी लाइन जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती हैं फ्रॉम द सरफेस, तो जो लाइन्स इमिट करेंगी वो किसका मेंबर होंगी, मतलब किससे बिलोंग करेंगी। तो जो रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती हैं वो कौन सी रेडिएशंस होंगी, क्या वो बल्मर सीरीज की होंगी, पैशन सीरीज की, लाइमन सीरीज की, या फिर नाइदर। तो कौन सी सीरीज की हो सकती हैं, देखो वही सीरीज की होंगी जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, सिंपल क्वेश्चन। अब जिंक का जो वर्क फंक्शन होता है वो कितना होता है, 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो फिर रेडिएशन जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है। तो आपको बस यही चेक करना है कि इनमें से किसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। अब आपको बता देता हूं, देखो मैं कि जैसे मान लीजिए है n इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, ये है हमारे पास n इक्वल टू 2, ऐसे ही n इक्वल टू 3। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट में आता है तो फर्स्ट में देखो कहां से आ सकता है, इन्फिनिटी से आ सकता है। कहां से आ सकता है, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से अगर आएगा तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा, यानी इसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। लेकिन जब 1 में आता है तो सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। शुरुआत यहीं से करते हैं। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन 1 में आना चाहिए। अब वो चाहे इन्फिनिटी से आ जाए, यानी सबसे दूर से आएगा तो मैक्सिमम एनर्जी होगी, और अगर 2 से 1 में आ रहा है तो ये मिनिमम एनर्जी होगी। ये क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। अब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट में, उसका फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब मुझे अगर मान लो इस फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, कौन सी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो क्या करना है, n की वैल्यू 1 कर देना है। तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। लेकिन अब जैसे मुझे n इक्वल टू 2 में एनर्जी निकालनी है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर रख लेना, यानी कि 4। तो 4 से डिवाइड कर दो इसको। चलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 3 जा 12, कितना बचा 1, 16 हो गया। तो 4 4 जा 16, यानी कि 3.4। ऐसे ही आप चाहो तो 3 की एनर्जी निकाल लो। थर्ड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से डिवाइड कर दो इसको। तो 9 से करेंगे तो 9 बन जा 9। चलिए कितना बचा, 4, पॉइंट लगा लो, 46 हो गया। तो 1.5 के आसपास आ जाएगी। इस तरीके से आपको डिफरेंट ऑर्बिट की एनर्जी पता है। इन्फिनिटी वाली एनर्जी को हम 0 मानते हैं, इन्फिनिटी पर एनर्जी 0। तो जब ये लाइमन सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, जितना एनर्जी गैप हो। तो लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, इनका डिफरेंस निकाल लो। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इन्फिनिटी पे 0 है, इसका 13.6 डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, 13.6। तो मैक्सिमम हो सकती है ये। और मिनिमम कितनी होगी, तो मिनिमम मतलब 2 से 1 में आना, तो इनका डिफरेंस निकाल लो कितना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इनका डिफरेंस निकाल लेना है। तो ये देखो आपके पास है 13.6 और ये 3.4। चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, दिया जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब लाइमन सीरीज में एनर्जी की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर। ये टॉपिक अच्छा है, देखो इसको समझो। इस टाइप के क्वेश्चन और भी डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछ लेंगे तो सभी अपन कर सकते हैं। तो इसकी एनर्जी की रेंज क्या है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर कहां तक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेंज होती है। मतलब इनके पास एनर्जी 4.3 से तो ज्यादा है, और ज्यादा एनर्जी है तो बिल्कुल ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है। कौन सी सीरीज से, लाइमन सीरीज से। अच्छा इसको चेक करते हैं फिर, बल्मर सीरीज में क्या होता है। तो बल्मर सीरीज मतलब सेकंड में आना।
अब इन्फिनिटी से अगर सेकंड में ला रहे हो तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी 3.4। अब 3.4 तो इससे कम हो गई भाई, मैक्सिमम वाली ही कम हो गई, फिर मिनिमम क्या चेक करना, तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बाकी कौन सा पॉसिबल होगा, ये वाला, इसको भी आप चेक कर सकते हैं बट उसकी भी कम आएगी। तो ये एनर्जी जो है वो कितनी होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी रखते हैं लाइमन सीरीज, तो इसलिए आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट आपको दिया हुआ है और इट्स एनर्जी इन एन ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू क्वांटम नंबर n। अब देखो कोई सा भी क्वांटम नंबर हो सकता है, नहीं इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसकी एनर्जी हमें दे रखी है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वैसे भी अपन जानते हैं कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो क्वेश्चन में देखो हमें पता है कि nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n², या ये समझ लो कि इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं कि nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है E0 अपॉन n²। अब E0 का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। अब चूंकि क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है तो आप यहां रख सकते हैं, वैसे भी हमें तो याद रहती है। तो E0 जो है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आप याद रखें -13.6। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, nth ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है। ये क्वेश्चन में गिवन था कि nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई बात नहीं, वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो nth ऑर्बिट की एनर्जी यहां रख लेंगे। या ऐसा फॉर्मूला भी बना सकते हो आप कि n² इक्वल टू -13.6 अपॉन En। अब रख दो वैल्यू, तो -13.6 अपॉन En की वैल्यू रख लेते हैं। तो En कितना है, -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। एक काम करें, आप इसको सॉल्व कर लें। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो ऊपर अपन 3 जीरो लगा लेंगे और पॉइंट को हटा देंगे, और पॉइंट के बाद में यहाँ 1 डिजिट है तो नीचे 1 जीरो लगा लेंगे। 0 0 कैंसिल कर देना, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा n² इक्वल टू 13600 अपॉन 544। चलिए इन्हें सिंपलीफाई कर लेते हैं और बाद में इसका रूट निकाल लेंगे डिवाइड करके, जैसे भी। चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अगेन 2 से डिवाइड कर देना। चलिए फिर करते हैं इसको 2 से डिवाइड। चलिए अगेन हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए करते चलें। चलो 17 से ही कर देते हैं डायरेक्ट। 4, चलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 25। तो सिंपलीफाई कर दिया तो n² हमारे पास 25 आ गया, और स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी। तो n इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5, n इक्वल टू 5, यानी कि ऑप्शन डी। देखें तो ये भी आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। When resistance measured between P and N end of the PN junction diode is high,
जब पीएन जंक्शन डायोड में रेजिस्टेंस हाई होता है तो इट कैन एक्ट एज, तो ये किसकी तरह एक्ट होगा? क्या रजिस्टर की तरह होगा, इंडक्टर की तरह होगा, कैपेसिटर की तरह, या फिर स्विच की तरह? देखिए इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, स्विच की तरह एक्ट होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर वाला टॉपिक। तो पीएन जंक्शन डायोड को जब हम यूज करते हैं हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड्स का यूज करते थे, और दोनों डायोड में से एक डायोड जो है फॉरवर्ड में होता था, दूसरा रिवर्स में होता था। तो याद करें आप, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड D1, और सेकंड जो डायोड है वो क्या होता था, डायोड D2, डायोड D2। तो यहां पर क्या था कि जैसे मान लो ये फॉरवर्ड वाइस में है, मतलब ये करंट कंडक्ट करता था, और दूसरा रिवर्स वाइस में होता था, मतलब ये करंट को कंडक्ट नहीं करवाता था, यानी यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होता, करंट का फ्लो रोक दिया इसने, और करंट का फ्लो रोक दिया मतलब ये स्विच की तरह काम कर रहा है। सेकेंड हाफ में जब ये रिवर्स में होता था तो ये फॉरवर्ड में आता था, तो उस केस में जब रिवर्स वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होता था तो वो किसकी तरह काम करता, स्विच की तरह, यानी यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होता था, तो स्विच की तरह काम कर सकता है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, स्विच। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज नॉट फिक्स्ड। तो सेमीकंडक्टर डायोड में जो थिकनेस होता है वो फिक्स नहीं होता है। चलिए ठीक है, चेक करते हैं, बात तो सही है। क्यों फिक्स नहीं होता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है बाइसिंग कैसे कर रहे हैं अपन। फॉरवर्ड में थिकनेस जो है अलग रहती है, रिवर्स में अलग होती है। हमें पता है फॉरवर्ड बाइसिंग में जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, और रिवर्स बाइस में थिकनेस बढ़ जाती है। Thickness of the depletion layer is in a semiconductor device depends upon many factors such as the biasing of the semiconductor। तो ये डिपेंड किस पे करता है, बाइसिंग पे करता है। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस पे भी करेगा, कितना पोटेंशियल अप्लाई किया था। तो मतलब ये असर्शन रीजन दोनों सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ सेक्शन ए कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगला लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें हम सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे, बट इसके लिए आपको सेक्शन ए को अच्छे से कर लेना है, और आपका रेस्पॉन्स मिलना चाहिए मुझे, तब मैं सेक्शन बी लेकर आऊंगा। रेस्पॉन्स में आपको वही करना है जो मैंने आपको समझाया था, कि आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और मुझे पता कैसे चलेगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो आंसर लिखते जाएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप देख रहे हैं, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो अदरवाइज मैं जो है, ठीक है, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसको सॉल्व कर लें और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आंसर आ रहा है आपका। सबसे पहले लिखा है फोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स ऑर्बिट रेडियस Rn। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर में। सबसे पहले अगर बात करें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का, ये जनरल फॉर्मूला याद करो, R0 इंटू एन स्क्वायर, मतलब रेडियस एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर एक वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो उसकी कितनी वेलोसिटी होती है। तो ग्राउंड स्टेट में जो वेलोसिटी होती है v0, उसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, n से। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे एन स्क्वायर से, इस तरीके से याद रखना है। और ऐसे ही अगर अपन को एनर्जी निकालनी है nth ऑर्बिट में, जो अभी मैंने समझाया था, तो ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को हम डिवाइड कर देते हैं n स्क्वायर से।
तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है, इन द बोर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो जो सेकंड पोस्टुलेट था उससे हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। कितना होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो बस यहां पर एक काम करते हैं, ये तो मिल गया। अब जो रेडियस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि nth ऑर्बिट का रेडियस ये होता है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है और n की वैल्यू फाइंड करके यहां रख देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि Rn जो है वो कितना होता है, R0 इंटू एन स्क्वायर। अगर यहां से हम n स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो कितना आता है, Rn अपॉन R0, और n फाइंड करना हो तो वो कितना हो जाएगा, रूट Rn अपॉन R0। तो बस ये वैल्यू उठा के रख दो, तो L इक्वल टू हमारे पास है NH अपॉन 2 पाई। n की जगह हम कितना लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं Rn अपॉन R0, और इनटू में क्या चल रहा है, H अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, तो ये H कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, R0 भी कांस्टेंट है, तो ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रूट Rn। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है असर्शन। देखो क्या लिखा है इसमें, कि इन द बोर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो nth ऑर्बिट की रेडियस के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब असर्शन तो सही बोल रहा है। रीजन चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट ओनली। ऐसा तो कोई नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप कर सकता है, तो ये रीजन इसका गलत है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो असर्शन ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ इंफ्रारेड रेडियो वेव द रेडियो वेव शो मोर डिफ्रैक्शन इफेक्ट। देखो अगर इंफ्रारेड और रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है। तो वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव जो है वो ग्रेटर होता है वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड से। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ ज्यादा है इंफ्रारेड से, और हमें पता है जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा डिफ्रैक्शन शो करता है। डिफ्रैक्शन ज्यादा उसमें होता है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो सही बात है कि इंफ्रारेड और रेडियो वेव में जो रेडियो वेव होता है वो ज्यादा डिफ्रैक्शन शो करेगा, ये बात सही है। रीजन क्या है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है रेडियो वेव की। इन रीजन क्या दिया है, रेडियो वेव हैव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ये तो गलत हो गया। वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रीजन गलत है इनका। फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखना चाहिए था, इनको वेवलेंथ यूज करना चाहिए था, तो ये फ्रीक्वेंसी लिखा है मतलब ये गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लें और इसका आंसर बताएं। क्या आंसर आ रहा है आपका, कमेंट बॉक्स में लिखें अपना आंसर। चलिए ठीक है, सबका हो गया होगा। अब देखते हैं, इन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। देखो वैसे तो लॉस होती हैं, लेकिन ये आइडियल वर्ड जहां लिखा आ जाए ना तो वहां कुछ लॉस नहीं होता। तो आइडियल कंडीशन में एनर्जी लॉस नहीं होती है, तो मतलब असर्शन तो सही है। इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज जो है वो डिक्रीज करता है, तो ये बात सही है, स्टेप डाउन में वोल्टेज डिक्रीज करेगा और करंट इंक्रीज होता है, ये बात भी सही है। ठीक है, लेकिन दोनों बातें सही हैं, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।
उसमें इस बारे में नहीं बता रहा है वो कि एनर्जी लॉस क्यों नहीं होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, वो बात नहीं कर रहा है वो, बट सिंपल बता दिया, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, तो यहां पर हमने देखो इसमें सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं स्टार्टिंग से स्लाइड दिखा देता हूं। सेक्शन ए को स्टार्ट किया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो मुझे लेक्चर शूट करने में टाइम लगेगा, लेकिन आप जब देखेंगे आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्किप कर देंगे आप, स्पीड भी आप 2x में देख सकते हैं, तो आपको इतना पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, फिर इस लेक्चर को यहाँ पे कर देते हैं एंड। मिलेंगे अगले लेक्चर में, आपको रेस्पॉन्स देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। ऐसे ही लेक्चर नहीं देखना है, नोटबुक पेन लेके बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो। थैंक यू।